नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मोजो पत्रकार। मैं पूरब हाजिर हूं लेकर मेरे मुताबिक खबर माया नगरी मुंबई से आई। अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्पारा ने अपनी एक रिसर्च 5 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपी है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय उच्चतम न्यायालय के 33% और उच्च न्यायालयों के 50% जज ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य पहले से ही न्यायपालिका में उच्च पदों पर आसीन थे। उनका कहना है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के 31 जजों में 6 पूर्व जजों के बेटे हैं। रिपोर्ट में 13 हाईकोर्ट के 88 जजों की नियुक्ति का ब्यौरा भी है जो वंशवाद के लाभ के कारण उच्च पदों पर आसीन हैं। उनकी तरफ से एक बार फिर कोलोजियम व्यवस्था पहले भी चर्चा का विषय रह चुकी है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। कुल मिलाकर बात यह कि हम भारत के लोगों की न्याय की आस का अंतिम प्रहरी पिछले कुछ अरसों से संदेह के घेरे में है। चर्चा नई नहीं है कि न्यायपालिका की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी तर्क वितर्कों का बाजार न्यायपालिका पर गर्म रह चुका है। 2 साल पहले जब कुछ न्यायमूर्तियों ने अपना असंतोष खुलकर मीडिया के माध्यम से जाहिर किया था, तब कहा था कि वे नहीं चाहते कि भविष्य में कहा जाए कि उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी थी। हालांकि उनमें से एक आज राज्यसभा के सदस्य हैं और संविधान के मूल्यों, जनतंत्र के विश्वास और न्यायपालिका के प्रति जनता की आस्था को मजबूत कर रहे हैं। आज मेरे मुताबिक में बात विश्वास के तीसरे स्तंभ की। संविधान का अनुच्छेद 124 क्लॉज 3 सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताओं का निर्धारण करता है। इसमें एक बिंदु है, अगर आप किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। यही बिंदु न्यायपालिका में वंशवाद का आधार रखता है। संविधान मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता है। संविधान लागू होने के बाद से 1973 तक वरिष्ठता नियुक्ति का आधार थी। 1973 में फैसला आया केशवानंद भारती केस का, परंपरा टूट गई। जस्टिस सेलट, जस्टिस हेगड़े, जस्टिस एएन ग्रोवर की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए तत्कालीन कांग्रेस आई की सरकार ने न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। 1956 की विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने कहा कि नियुक्ति योग्यता और गुण के आधार पर होनी चाहिए, वरिष्ठता के आधार पर नहीं। 1977 में जनसंघ आई, इसी परंपरा का पालन किया। जस्टिस AR खन्ना की जगह जस्टिस MH वेग की नियुक्ति प्रधान न्यायाधीश के रूप में कर दी। भारत की सरकारों में ऐसा सदाचार क्यों जागता है? अजी जनता है, सब जानती है। विधि के सामने सबको समानता का अधिकार होगा, मूल अधिकार है हर भारतीय नागरिक का। पर संविधान की व्याख्या करने वाले अभिजात्य वर्ग का किस्सा सुनाता हूं आपको। 1991 में वीरास्वामी केस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट या भारत के किसी भी न्यायाधीश की जांच से पहले खाकी को, पुलिस को, चीफ जस्टिस से अनुमति लेनी होगी, जबकि विधायिका के किसी भी कानून में इस प्रकार का प्रावधान उल्लिखित नहीं है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं वरिष्ठतम न्यायाधीश की नियुक्ति को ही मान्यता दे दी। तब से लेकर अब तक यह व्यवस्था कायम है। कॉलेजियम व्यवस्था अक्सर सुनने में आती है। इसके अंतर्गत होता क्या है? चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 4 जजों का एक मंच होता है जो जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करता है। संविधान में कॉलेजियम व्यवस्था का कोई जिक्र नहीं है। यह भी प्रभाव में आया 28 अक्टूबर 1998 को सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के बाद। पारदर्शिता के अभाव में लंबे अरसे से न्याय सुधार की गलियों में एक न्यायिक नीति आयोग के गठन की बात की जा रही थी, जिसका मुखिया प्रधान न्यायाधीश हो, 2 वरिष्ठ जज हों तथा कानून मंत्री के साथ साथ विपक्ष का नेता शामिल हो। वर्तमान सरकार में 99वां संविधान संशोधन अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति अधिनियम लागू भी हुआ 13 अप्रैल 2015 को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मानते हुए अप्रैल 2015 में न्यायिक नीति आयोग को असंवैधानिक करार दे दिया। RTI के दायरे से भी बाहर है।
यानी भारतीय न्यायतंत्र अपनी जानकारियां जनता को नहीं देना चाहता। नियुक्ति प्रक्रिया के अलावा भी भारतीय न्यायतंत्र में अन्य समस्याएं हैं। 30 मिलियन मामले भारत में अब भी लंबित हैं, उनमें 4 मिलियन हाई कोर्ट्स में हैं, 65,000 सुप्रीम कोर्ट में, और ये संख्या रोज बढ़ रही है। जबकि न्याय का मौलिक सिद्धांत कहता है कि न्याय में विलंब का मतलब न्याय को नकार देना होता है। लंबी खर्चीली प्रक्रिया से भी ग्रस्त है। लंबी खर्चीली प्रक्रिया, इस समस्या से भारत को जल्द से जल्द निपटना होगा, क्योंकि बाहरी निवेशक इसके कारण भारत में निवेश करने से डरते हैं। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में चीन के प्रति वैश्विक बाजार के अविश्वास के कारण अब भारत को विश्वास पात्र निवेश स्थल के रूप में देखा जा रहा है, और जीडीपी के लिए महामारी के बाद यह संजीवनी साबित हो सकता है। हमें यह बात करते समय गांधी जी की मनोदशा समझनी चाहिए, जब उनको ये कहना पड़ा कि अगर भारत में अदालतें ना हों तो गरीबों को न्याय जल्दी मिल जाएगा। चार्ल्स डिकेंस का एक उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसका एक पात्र है पिप। कहता है कि अन्याय का एहसास अंदर तक होता है। भारत में न्यायिक सुधार की बात मीडिया इदारों पर कम ही की जाती है, न्यायालय की अवमानना के डर से। लेकिन ऑस्ट्रिया के एक दार्शनिक हैं लुडविग विटजेंस्टीन, उन्होंने एक किताब लिखी ट्रैक्टेटुस लॉजिको फिलोसॉफिक्स। उसमें उन्होंने लिखा कि जो बात कहने लायक है वो कही जानी चाहिए, और जो कहने लायक ना हो उस पर चुप रहना ही श्रेयस्कर है। आप सब सोच रहे होंगे आलोचना ही क्यों? क्योंकि जो अच्छा है उसमें परिवर्तन की आवश्यकता ही क्या है। इन कमियों के बावजूद राज्य के तीनों अंगों में न्यायपालिका का प्रदर्शन बाकियों से बेहतर है। हम जापान और इंग्लैंड की न्याय व्यवस्था से उदाहरण लेकर सुधार कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घरों में रहें, इसी आशा के साथ मैं पूरब विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे मोजो पत्रकार पर एक नए मुद्दे के साथ, एक नई आशा के साथ। तब तक नमस्कार।